जय भीम साथियों हम नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का ज्ञान नाम से एक विचार चर्चा की श्रृंखला चला रहे हैं। इसमें संविधान के अध्याय के हर अनुच्छेद पर विस्तार से चर्चा करते हैं। मैं इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर हमारे सहयोगी मैडम आशा कुमारी चुंबर के साथ संविधान का ज्ञान पर वीडियो बनाकर इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल पर आपके साथ साझा कर चुके हैं। पिछले वीडियो में जिसमें संविधान के 5वें अध्याय में जो था भारत संघ, राष्ट्रपति, संसद और कार्यकारी शक्तियां का वर्णन था, और पार्ट 5 द यूनियन भारत संघ इस 5वें पार्ट के 3 चैप्टर हैं जो पहले बता चुके हैं पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम इस अध्याय के अंतर्गत आने वाले 52, 53 और 54 अनुच्छेदों पर चर्चा करेंगे। भारत के राष्ट्रपति के कार्यालय और अन्य बातों का वर्णन करते हैं जिसका आगे जिक्र करेंगे। जय भीम साथियों, मैं आशा कुमारी चुंबर आपके साथ संविधान का ज्ञान साझा करते हैं। आज की वीडियो के बारे में आपको चुंबर साहब ने बता ही दिया है कि आज हम भारत के राष्ट्रपति और उनकी शक्तियां पर बात करेंगे। बता दें कि इस पाठ के अंतर्गत आने वाले अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के कार्यालय का वर्णन करते हैं, जिसमें कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इसमें यह भी बताया गया है कि संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वे सीधे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेंगे। इसके अतिरिक्त दस्तावेज स्पष्ट करता है कि संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च कमान राष्ट्रपति में निहित होगा। अंत में यह स्रोत राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का विवरण देता है, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। चलो आओ सुने विचार चर्चा। नमस्कार जी। आज हम भारत के संविधान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू पर बात करने वाले हैं, भारत के राष्ट्रपति का पद। जी बिल्कुल, ये एक ऐसा विषय है जिस पर अक्सर चर्चा होती है, लेकिन शायद उतनी गहराई से नहीं। सही कहा। तो आज के लिए हमारा स्रोत है संविधान का भाग V अध्याय I, जो कार्यपालिका मतलब एग्जीक्यूटिव से जुड़ा है। और हम खास तौर पर ध्यान देंगे अनुच्छेद 52, 53 और 54 पर। हाँ, ये तीनों अनुच्छेद राष्ट्रपति पद की नींव रखते हैं। बिल्कुल, हमारा मकसद यही है कि हम समझें कि संविधान इस सबसे ऊंचे पद की स्थापना कैसे करता है, राष्ट्रपति को कौन सी कार्यकारी शक्तियां दी गई हैं और फिर उनका चुनाव कैसे होता है। जी। तो चलिए शुरू करते हैं। इनकी बारीकियों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले लेते हैं अनुच्छेद 52। ये बहुत ही सीधा और छोटा है, बस एक वाक्य, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। हाँ, छोटा जरूर है, पर इसी एक वाक्य से भारत के राष्ट्राध्यक्ष, हेड ऑफ द स्टेट के पद की संवैधानिक शुरुआत होती है। ये सिर्फ एक पदवी नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं राष्ट्र की एकता, उसकी निरंतरता का प्रतीक भी है। बिल्कुल सही, इस एक लाइन में बहुत वजन है। हाँ, अब इसके ठीक बाद आता है अनुच्छेद 53। ये है संघ के कार्यकारी शक्ति यानी एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में। अनुच्छेद 53A क्या कहता है कि संघ की सारी कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ये सुनने में तो बहुत बड़ी बात लगती है, सारी शक्ति एक व्यक्ति में। जी, ये प्रावधान महत्वपूर्ण है, लेकिन यहाँ ये समझना जरूरी है कि शक्ति का निहित होना और उसका असल में इस्तेमाल कैसे होता है। संविधान आगे ये भी कहता है कि राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग या तो सीधे करेंगे या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से। अधीनस्थ अधिकारी? हाँ, और देखिए भारत में संसदीय प्रणाली है, तो इसका व्यावहारिक मतलब होता है प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद। अच्छा। तो कहने को शक्ति राष्ट्रपति में है, लेकिन असल में उसका इस्तेमाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर होता है। ये बात संविधान के दूसरे अनुच्छेद और स्पष्ट कर देते हैं। तो ये एक तरह का संतुलन है, शक्ति का केंद्रण और उसका व्यावहारिक संचालन। हाँ, ये संसदीय व्यवस्था वाली बात हुई कि एक राष्ट्राध्यक्ष है और एक शासनाध्यक्ष, मतलब प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर। नाम के प्रमुख राष्ट्रपति, पर काम असल में मंत्रिपरिषद के हाथ में। जी बिल्कुल। और अनुच्छेद 53(1) में एक और बात है कि इस शक्ति का प्रयोग संविधान के अनुसार ही होगा। हाँ, और ये शर्त बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, संविधान के अनुसार। इसका मतलब है कि कोई भी राष्ट्रपति हो या उनके अधिकारी मनमाने ढंग से काम नहीं कर सकते। सब कानून के दायरे में, रूल ऑफ लॉ के तहत ही होगा। वो संविधान से और संसद के बनाए कानूनों से बंधे हैं। सही। अब इसी अनुच्छेद 53 का दूसरा हिस्सा, खंड 2, वो भी काफी अहमियत रखता है। वो कहता है कि संघ के जो रक्षा बल है, मतलब आर्म्ड फोर्सेस, उनका सर्वोच्च समादेश यानी सुप्रीम कमांड राष्ट्रपति में निहित होगा। जी हाँ, इससे राष्ट्रपति हमारी सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर बन जाते हैं। ये एक महत्वपूर्ण सांकेतिक शक्ति भी है और औपचारिक भी। लेकिन क्या ये असीमित है? नहीं, यहीं पर संतुलन है। इसी खंड में आगे लिखा है कि इस शक्ति का प्रयोग विधि द्वारा विनियमित होगा, रेगुलेटेड बाय लॉ।
इसका सीधा मतलब है कि सेना से जुड़े मामलों में भी आखिरी अधिकार संसद का है। संसद कानून बनाकर राष्ट्रपति की इस शक्ति को कंट्रोल कर सकती है, रेगुलेट कर सकती है। अच्छा। और ये सिद्धांत कि सेना पर सिविलियन सरकार का कंट्रोल हो, ये किसी भी लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, ये सुनिश्चित करता है कि मिलिट्री पावर राजनीतिक जवाबदेही के अंदर रहे। बिल्कुल। तो सुप्रीम कमांडर तो हैं, पर वो शक्तियां भी संसद के कंट्रोल में हैं। ये वाकई बहुत जरूरी बात है। अब हम कार्यकारी शक्तियों की बात कर रहे हैं, तो क्या संविधान इनकी कोई सीमाएं भी बताता है? क्या ये अनलिमिटेड है? अनुच्छेद 53(3) शायद इसी बारे में है। हाँ, अनुच्छेद 53(3) में कुछ क्लैरिफिकेशंस हैं, कुछ स्पष्टीकरण हैं जो इन शक्तियों की सीमाओं को समझने में मदद करते हैं। पहला क्लॉज 3A ये कहता है कि इस अनुच्छेद की वजह से ऐसा नहीं माना जाएगा कि किसी मौजूदा कानून ने जो काम किसी राज्य सरकार या किसी और अथॉरिटी को दिए हैं वो राष्ट्रपति को ट्रांसफर हो गए। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? ये कहीं संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे से जुड़ा है? बिल्कुल, ये हमारे फेडरल स्ट्रक्चर, संघीय ढांचे का सम्मान करता है। भले ही केंद्र की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में है, पर इसका ये मतलब नहीं कि राज्यों की अपनी शक्तियां या दूसरे संवैधानिक निकायों के काम उनसे छीनकर राष्ट्रपति के पास आ गए। जो पावर संविधान ने या किसी कानून ने राज्यों को या दूसरी अथॉरिटीज को दी हैं, वो उन्हीं के पास रहेंगी। ये केंद्र राज्य संतुलन बनाए रखने का एक तरीका है। और इसी का दूसरा हिस्सा क्लॉज 3B ये कहता है कि ये अनुच्छेद संसद को कानून बनाकर राष्ट्रपति के अलावा दूसरे प्राधिकारियों को भी काम सौंपने से नहीं रोकता। ये भी दिलचस्प है। हाँ, ये शासन की प्रैक्टिकलिटी को दिखाता है। संसद को ये अधिकार है कि वो कानून बनाकर एग्जीक्यूटिव टाइप के काम राष्ट्रपति के अलावा किसी और बॉडी या ऑफिसर को भी दे सकती है। जैसे सोचिए, सरकार कितने अलग अलग काम करती है, रेगुलेटरी बॉडीज बनाती है, स्पेशल कमीशन बनाती है, तो ये क्लॉज संसद को फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि जरूरत के हिसाब से ऐसी संस्थाएं बना सके और उन्हें शक्तियां दे सके। अच्छा। इससे पता चलता है कि संविधान बनाने वालों ने एक लचीला सिस्टम बनाया जहां जिम्मेदारियों को बांटा जा सके जरूरत के हिसाब से। ऐसा नहीं कि सब कुछ सिर्फ राष्ट्रपति के नाम पर ही हो। तो ये एक तरह से शक्ति का विकेंद्रीकरण हुआ, डिसेंट्रलाइजेशन। हाँ, कह सकते हैं। और विशेषज्ञता को भी बढ़ावा मिलता है। तो अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति को कार्यकारी प्रमुख बनाता तो है, पर साथ ही साथ संसदीय प्रणाली, संघीय संतुलन और विधायी नियंत्रण के जरिए उनकी शक्तियों को लिमिट भी करता है, डिफाइन भी करता है। ये तो शक्ति और संतुलन का एक जटिल ताना बाना सा लगता है। बिल्कुल सही समझा आपने। ये सिर्फ शक्तियों का बंटवारा नहीं है, ये एक पूरी व्यवस्था का डिजाइन है जो जवाबदेही और संतुलन पर टिका है। अब आते हैं राष्ट्रपति के चुनाव पर। इतनी महत्वपूर्ण शक्तियों वाला पद है, तो इस पर बैठने वाले व्यक्ति का चुनाव कैसे होता है? अनुच्छेद 54 इसकी प्रक्रिया बताता है। यह अनुच्छेद कहता है कि राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता नहीं करती, बल्कि एक निर्वाचक मंडल, एक इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्य करते हैं। ये अप्रत्यक्ष चुनाव मतलब इनडायरेक्ट इलेक्शन क्यों? इसके पीछे कई सोच थी। एक तो ये कि राष्ट्रपति पूरे देश के प्रमुख हैं, किसी एक पार्टी के नहीं। अगर सीधा चुनाव होता तो उसमें पार्टी पॉलिटिक्स बहुत हावी हो सकती थी, जो शायद इस पद की गरिमा के लिए ठीक ना होता। दूसरा, भारत इतना बड़ा और विविध देश है, पूरे देश में सीधा चुनाव कराना उस समय भी और आज भी एक बहुत बड़ी और मुश्किल प्रक्रिया है। सही बात है। तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण, संसदीय प्रणाली में जहां असल शक्ति मंत्रिमंडल के पास है, अगर राष्ट्रपति भी सीधे जनता से चुनकर आते तो उनके और प्रधानमंत्री के बीच अधिकारों को लेकर टकराव हो सकता था। दो सीधे चुने हुए शक्तिशाली पद। हाँ, ये बात तो है। इसीलिए संविधान बनाने वालों ने ये रास्ता चुना कि चुने हुए जनप्रतिनिधि राष्ट्रपति का चुनाव करें। तो ये निर्वाचक मंडल, ये इलेक्टोरल कॉलेज बनता कैसे है? कौन लोग होते हैं इसमें? अनुच्छेद 54 दो तरह के सदस्यों के बारे में बताता है। जी। पहला, संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, इनके निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर्स। और दूसरा, राज्यों की जो विधानसभाएं हैं, उनके निर्वाचित सदस्य। हाँ, और यहाँ निर्वाचित सदस्य यानी इलेक्टेड मेंबर्स पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है कि जो सदस्य मनोनीत होते हैं, नॉमिनेटेड होते हैं, जैसे राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। हाँ। या पहले लोकसभा में एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत होते थे, जो अब खत्म हो गया है। अच्छा, सिर्फ वही वोट डालते हैं जो चुन कर आते हैं। बिल्कुल, या तो सीधे जनता से लोकसभा विधानसभा या फिर राज्यों की विधानसभाओं द्वारा चुने गए सदस्य राज्यसभा। ये निर्वाचित पे इतना जोर क्यों दिया गया होगा? शायद इसके पीछे सोच ये थी कि राष्ट्रपति का चुनाव वही लोग करें जिनके पास जनता का सीधा या इनडायरेक्ट मैंडेट है, जनादेश है। मनोनीत सदस्य तो किसी खास फील्ड या विशेषज्ञता के लिए लाए जाते हैं, वो सीधे वोटर्स को रिप्रेजेंट नहीं करते, इसलिए उन्हें इस प्रक्रिया से बाहर रखा गया। ये चुनाव को ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव बनाने का तरीका हुआ। हाँ, कह सकते हैं। और ये जो बनावट है निर्वाचक मंडल की, जिसमें संसद भी है और राज्यों की विधानसभाएं भी, ये क्या दिखाता है? ये भारत के फेडरल स्ट्रक्चर, संघीय ढांचे का बहुत अच्छा उदाहरण है। राष्ट्रपति सिर्फ केंद्र सरकार के मुखिया नहीं है, वो पूरे भारतीय गणराज्य के प्रमुख हैं, जिसमें राज्य भी शामिल हैं। सही। इसलिए उनके चुनाव में सिर्फ सेंट्रल लेजिस्लेचर यानी संसद ही नहीं, बल्कि राज्यों की विधानसभाओं की भी बराबर की भूमिका रखी गई। ये दिखाता है कि राष्ट्रपति केंद्र और राज्य दोनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इससे
पद को एक ज्यादा व्यापक, एक नेशनल आधार मिलता है। बिल्कुल। अनुच्छेद 54 में एक एक्सप्लेनेशन, एक स्पष्टीकरण भी जोड़ा गया है। वो राज्य शब्द के बारे में कुछ कहता है। हाँ, वो स्पष्टीकरण बाद में जोड़ा गया 70वें संविधान संशोधन से 1992 में। वो ये कहता है कि अनुच्छेद 54 और अनुच्छेद 55 जो चुनाव के तरीके के बारे में है, इन दोनों के लिए राज्य शब्द में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी भी शामिल माने जाएंगे। अच्छा, तो इसका मतलब दिल्ली और पुडुचेरी, जो कि यूनियन टेरिटरीज हैं, फुल स्टेट नहीं है, उनकी विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य भी राष्ट्रपति चुनाव में वोट डाल सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। ये क्यों किया गया? देखिए, दिल्ली और पुडुचेरी खास किस्म के केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनकी अपनी ही चुनी हुई विधानसभाएं हैं, अपनी सरकारें हैं। तो तर्क ये था कि जब बाकी सभी राज्यों के चुने हुए विधायक इस चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं, तो इन 2 विधानसभाओं वाले क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को बाहर रखना ठीक नहीं होगा, ये लोकतांत्रिक नहीं लगेगा। तो इस संशोधन ने इन क्षेत्रों के लोगों की भावनाओं का सम्मान किया और उन्हें राष्ट्रपति चुनाव के मामले में राष्ट्रीय मुख्यधारा से जोड़ा। ये दिखाता है कि संविधान भी बदलती हुई राजनीतिक सच्चाइयों के साथ अडेप्ट कर सकता है। जी बिल्कुल, संविधान एक जीवित दस्तावेज है। तो अगर हम इन तीनों अनुच्छेदों 52, 53 और 54 को एक साथ रखकर देखें, तो राष्ट्रपति पद की एक काफी साफ तस्वीर उभरती है। अनुच्छेद 52 पद की स्थापना करता है। हाँ, अनुच्छेद 53 उन्हें संघ की कार्यकारी शक्ति का नाममात्र प्रमुख बनाता है, सेनाओं का सुप्रीम कमांडर बनाता है, लेकिन साथ ही संविधान, संसदीय प्रणाली, कानूनी कंट्रोल और संघीय संतुलन के दायरे में रखता है। मतलब शक्ति के साथ जिम्मेदारी और सीमाएं भी हैं। और अनुच्छेद 54 एक ऐसी चुनाव प्रक्रिया देता है जो अप्रत्यक्ष है, जिसमें सिर्फ चुने हुए प्रतिनिधि वोट डालते हैं, और जो केंद्र और राज्यों, जिसमें दिल्ली और पुडुचेरी भी शामिल है, दोनों के प्रतिनिधित्व को पक्का करती है। हाँ, ये राष्ट्रपति को एक व्यापक राष्ट्रीय स्वीकृति दिलाने की कोशिश है। संक्षेप में कहें तो ये अनुच्छेद मिलकर एक ऐसे राष्ट्रपति पद का ढांचा तैयार करते हैं जो देश की एकता का प्रतीक है, जिसके पास महत्वपूर्ण संवैधानिक शक्तियां हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल तय लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और नियंत्रणों के तहत ही होता है, और जिनका चुनाव संघीय सिद्धांतों को ध्यान में रखकर किया जाता है। बिल्कुल सही सारांश है। इन सब बातों का व्यवहारिक महत्व क्या है? ये जो पूरी व्यवस्था है, ये राष्ट्रपति को कहीं ना कहीं पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर काम करने का एक मौका देती है। सैद्धांतिक रूप से तो यही उम्मीद की जाती है, क्योंकि उनका चुनाव सिर्फ केंद्र के सांसद नहीं करते, बल्कि पूरे देश की विधानसभाओं के विधायक भी करते हैं। इससे उन्हें एक पैन इंडिया अखिल भारतीय चरित्र मिलता है। हाँ, वो किसी एक सरकार के प्रतिनिधि नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र के प्रतिनिधि के तौर पर देखे जाने चाहिए। जी, संविधान की मंशा तो यही लगती है, एक ऐसा राष्ट्राध्यक्ष जो स्थिरता लाए, पद की गरिमा बनाए रखे और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बने। बेशक असल राजनीति में ये कितना हो पाता है, वो हमेशा एक बहस का मुद्दा रहता है। इन अनुच्छेदों पर सोचते हुए एक सवाल और आता है मन में। जैसे अनुच्छेद 53 कहता है कि कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में है, पर इस्तेमाल अधीनस्थ अधिकारी करते हैं, और संसद भी कानून बनाकर दूसरों को शक्तियां दे सकती है। तो ये जो नाम मात्र की शक्ति और वास्तविक शक्ति के इस्तेमाल के बीच का संतुलन है, क्या ये हमेशा फिक्स रहता है, या फिर मतलब राजनीतिक हालात, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के रिश्ते या कोर्ट के फैसलों के हिसाब से इसमें उतार चढ़ाव आता रहता है? ये बहुत ही प्रासंगिक सवाल उठाया आपने। देखिए, संवैधानिक प्रावधान तो लिखे हुए हैं, वो स्थिर हैं, लेकिन उनका असल मतलब, उनका व्यवहारिक रूप कई चीजों पर निर्भर करता है। राष्ट्रपति कितने सक्रिय हैं, सरकार कितनी मजबूत है, बहुमत कितना है, देश में कोई संकट का समय तो नहीं है, ये सब बातें इस संतुलन पर असर डाल सकती हैं। अच्छा, नतीजे होते हैं। ये भारतीय राजनीति और संवैधानिक कामकाज का एक लगातार चलने वाला अध्ययन का विषय है। इस पर आगे सोचना और गहराई में जाना यकीनन बहुत दिलचस्प होगा। धन्यवाद साथियों, आपने वीडियो को पूरा सुना। धन्यवाद। उम्मीद है आपको इसका लाभ होगा। हम संविधान के ज्ञान अध्याय भारत के राष्ट्रपति और उनकी शक्तियां के आगे के अनुच्छेदों पर अगली वीडियो में बात करेंगे। आप इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आपको पसंद आए तो कृपया इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। हम रोजाना नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का ज्ञान पर चर्चा करते हैं। अगर चाहते हैं कि आपके भाई, बहन और मित्रों को भी संविधान का ज्ञान हो तो कृपया इस वीडियो को उनके साथ साझा जरूर करें। आपके पास वीडियो पहुंचती रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हमें अनुमति दें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। प्लीज टेक केयर योर ओन सेल्फ।